हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है असंजनन का महत्व। कल हमने पीछे बात की थी असंजनन के बारे में कि भाई असंजनन होता क्या है। असंजनन के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ऐसा जनन जिसके अंदर भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन व बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के होता है, ऐसा जनन क्या कहलाता है? असंजनन कहलाता है। और असंजनन के जो प्रकार थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, भाई असंजनन कितने प्रकार से होता है। तो असंजनन का आज देखेंगे महत्व कि भाई असंजनन उसका महत्व क्या है। तो असंजनन के महत्व हम देखते हैं कि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ये हमने पीछे पढ़ा है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण इसके अंदर गुणसूत्रों का क्या नहीं होता है? पृथक्करण नहीं होता है। इसके अंदर गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता और बनने वाली जो कोशिका होती है वो भी कैसी होती है? 2n कोशिका होती है। मतलब पैतृक से जो कोशिका बनेगी उसके अंदर पैतृक के ही लक्षण क्या होंगे? विद्यमान होंगे। मतलब हूबहू लक्षण किससे आएंगे? इसके अंदर पैतृक से आएंगे, संतति के अंदर। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो संतति उत्पन्न होने वाले लक्षण किसके समान होते हैं? पैतृक के समान होते हैं। और इसके द्वारा हम क्या तैयार कर सकते हैं? क्लोन तैयार कर सकते हैं। क्लोन आप जानते हैं भी, क्लोन के अंदर क्या होता है कि जो जनक होता है उसके समान ही लक्षण किसके अंदर विद्यमान होते हैं? संतति के अंदर विद्यमान होते हैं। दूसरा हम देखते हैं भी बीज इसके द्वारा, मतलब असंजनन के द्वारा जो बीज उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा बनता है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि भाई असंजनन को हम क्या भी कहते हैं? अलैंगिक जनन भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो बीज बनते हैं वो भी कैसे होते हैं? भी पैतृक के समान ही होते हैं। तो बीज से जो बनने वाला जो पादप होगा उसके अंदर जो लक्षण विद्यमान होंगे वो कैसे होंगे? मतलब जनक के समान ही होंगे। तो इसके अंदर बीज का निर्माण किससे होता है? अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। फसली पादपों में लाभदायक लक्षणों का हम इसमें क्या कर सकते हैं? संचयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फसल के जो पादप होते हैं, अगर इस पादप के अंदर अच्छे गुण विद्यमान है तो इन अच्छे गुणों को हम अगली पीढ़ी तक समान रूप से क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा संचारित कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है असंजनन के अंदर कि भाई जो जनक से जो संतति बनेगी उसके अंदर हूबहू इसके क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण विद्यमान होते हैं। तो असंजनन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फसली पौधों के लाभदायक गुणों को, मतलब जो अच्छे गुण हैं उनको क्या कर सकते हैं? अधिक समय तक अगली पीढ़ी में संचारित कर सकते हैं। क्योंकि असंजनन में होता क्या है? एक ही जनक भाग आता है जिसके अंदर पुनर्योगजों का निर्माण नहीं होता। पुनर्योगज नहीं बनेंगे मतलब नए लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, तो सेम जो लक्षण है वो अगली पीढ़ी में क्या होते जाएंगे? संचारित होते जाएंगे। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फसली पौधों में लाभदायक लक्षणों का हम क्या कर सकते हैं? संचयन कर सकते हैं। लास्ट हम देखते हैं संकर बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि असंजनन संकर पादपों के विशिष्ट लक्षणों का ह्रास को क्या करता है? रोकता है। संकर बीजों का उत्पादन, पीछे हमने क्या पढ़ा है कि फसली पौधों में लाभदायक लक्षणों को, अब फसली पौधे कई प्रकार के क्या होते हैं? संकर पादप होते हैं। जैसे आपने सुना होगा भी संकर बाजरा, तो संकर बाजरा के अंदर क्या होता है? संकर जनक, मतलब उसके अंदर दो जनकों के क्या है? लक्षण विद्यमान है। जैसे हम देखते हैं कि जो बाजरे की जो खेती होती है, जैसे मान लीजिए पहाड़ी बाजरा होता है, उसके अंदर जो बाजरा होता है उसका जो नीचे का जो तना भाग जो होता है, जो डंठल आप जिसे कहते हो, वो तो क्या होती है? छोटी होती है। और इसकी जो सीटी होती है, मतलब इसका जो फल होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। परंतु मैदानी भाग के अंदर जो बाजरा होता है उसकी क्या होती है? सीटी तो डंठल तो बड़ी होती है पर सीटी इसकी क्या होती है? छोटी होती है। तो वैज्ञानिकों ने इनके मध्य क्या कराया? संकरण करवाया। संकर से जो संतति उत्पन्न हुई उसके अंदर जो संतति उसके अंदर क्या था? डंठल भी बड़ा था इसका, और जो बाजरा की जो सीटी थी वो भी क्या थी? बड़ी थी। अब इसके अंदर होता क्या था? जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाके में ये बाजरा होता है तो इसके अंदर डंठल छोटे होने के कारण पशुओं को चारण अधिक नहीं मिल पाता है। और इसके अंदर मैदानी भाग में मान लीजिए पशुओं का चारण के लिए तो डंठल तो बड़ा हो गया, परंतु जो सीटी थी अपनी वो क्या रहेगी? छोटी रहेगी, जिससे बाजरे का उत्पादन क्या हुआ? कम हुआ। फिर वैज्ञानिकों ने इनके मध्य क्या करवाया? संकरण की क्रिया कराई और एक संकर संतति क्या की? उत्पन्न की। अब इस जो संकर संतति होती है पादपों के अंदर, इसके अंदर आप अगर असंजनन करवाते हो, अगर संकर पादपों के अंदर असंजनन कराते हो तो जो उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी उसके अंदर भी हूबहू किसके समान लक्षण होंगे? जनक के समान लक्षण होंगे। तो ये थे अपने असंजनन के महत्व। नेक्स्ट आता है अपना अगला टॉपिक अनिषेक बीजता। ठीक है भाई, लैंगिक जो जनन है पादपों के अंदर उसकी एक अगली विधि है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता के अंदर क्या होता है? बीज का निर्माण तो होता है
किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। और बीज आगे चलकर किसका निर्माण करता है, पादप का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पर जो संतति बनेगी वो किसके द्वारा बनेगी, बीज के द्वारा बनेगी। परंतु जो बीज बनता है अपना, वो बीज बिना अर्धसूत्री विभाजन में किसके बनेगा, निषेचन के बनेगा। ये बात ध्यान में रखना, बीज कैसा होगा, बिना अर्धसूत्री विभाजन में बिना निषेचन के बनेगा। और बिना अर्धसूत्री विभाजन में बिना निषेचन के बनेगा तो जो बीज के अंदर जो भ्रूण विद्यमान होगा उसके अंदर जो लक्षण होंगे, जो आनुवांशिक लक्षण वो किसके समान होंगे, जनक के समान होंगे। और इससे जो उत्पन्न होने वाला पादप है उसके अंदर जो लक्षण विद्यमान है वो किसके समान होंगे, जनक के समान ही होंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं, जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी 2n कोशिका से, मतलब बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से अथवा द्विगुणित भ्रूण कोश, मतलब द्विगुणित एम्ब्रियो से की किसी कोशिका से बिना निषेचन के होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। अनिषेक बीजता का उदाहरण आप ले सकते हो अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता की हमने पीछे वीडियो में बात की थी। इसके अंदर क्या होता है कि भी बीजांड काय अथवा अध्यावरण की कोई एक 2n कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है, भ्रूण का। और भ्रूण बनने के बाद किसका निर्माण होता है, बीज का। ठीक है भाई। तो बीजांड काय व अध्यावरण की जो कोशिका है वो कैसी थी, अपनी द्विगुणित थी। तो बनने वाला भ्रूण कैसा है, द्विगुणित है। इनके अंदर बिना निषेचन बिना अर्धसूत्री विभाजन के डायरेक्ट किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए बीजांड का या अध्यावरण से नहीं बनती है तो जो भ्रूण कोश बना है, ये क्या बना है, अपना भ्रूण कोश बना है। तो भ्रूण कोश भी कैसा होना चाहिए, द्विगुणित होना चाहिए। मतलब भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिकाएं विद्यमान है वो कैसी होनी चाहिए, सारी की सारी द्विगुणित होनी चाहिए। और इन कोशिकाओं में से एक कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता के अंदर जो पादप संतति, जो पादप उत्पन्न होता है वो होता तो बीज के द्वारा उत्पन्न है, परंतु जो बीज बनता है वो बिना लैंगिक जनन की क्रिया के बनता है। मतलब इसके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया न होकर कौन बनता है, अपना बीज बनता है, सीधा सा करके तो। ठीक है भाई, बिना अर्धसूत्री विभाजन बिना निषेचन। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन का हम आगे अभी थोड़ी सी परिभाषा देखेंगे भी, सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर होता क्या है। और नेक्स्ट आगे जो अपने चैप्टर आएंगे उसके अंदर हम सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो उसके अंदर थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे भी कि आपका जो सूक्ष्म प्रवर्धन है वो क्या होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर होता क्या है, पादपों के जीव द्रव्यों, कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों अथवा संपूर्ण तंत्र को पृथक करके रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम पर हम क्या करते हैं, निर्जमित कर इसे क्या करते हैं, संवर्धित, मतलब ग्रो करवाते हैं। तो एक नया जो अपना क्या होता है, संतति पादप उत्पन्न होता है। इसके अंदर क्या होता है कि भी पादपों से जीव द्रव्य को, मतलब जीव द्रव्य को मतलब कि भी जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है उसको हम क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद में जो अपने पास जो संरचना बचेगी वो क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कहलाएगी। ठीक है भाई। और या फिर पादप की कोई एक कोशिका लेते हैं, या फिर पादप के एक ऊतक को लेते हैं, या फिर पादप के एक संपूर्ण तंत्र को लेते हैं, जड़ तना। ठीक है भाई। तो इसके अंदर उसको पादप से पृथक करते हैं। फिर एक रासायनिक रूप से ज्ञात एक संवर्धन माध्यम होता है जिसके अंदर जो अपने को पादप ग्रोथ करवानी है, उस पादप को ग्रोथ करवाने के लिए आवश्यक संपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं वो इस माध्यम में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। जिस पर जो अपना जो ऊतक है या कोशिका है या जीव द्रव्यक है वो क्या करते हैं, संवर्धित होते हैं। तो इस पर हम निर्जमित करके, मतलब इसको शुद्ध रूप करके, एकदम निर्जमित अवस्था का मतलब है इसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, उससे अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद में इसको क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। संवर्धित करने में क्या होता है कि भी जो अपना एक होता है संवर्धन पात्र जिसके ऊपर इसको हम संवर्धित करवाते हैं, दूसरा होता है इसके अंदर संवर्धन माध्यम जिसके ऊपर पादप क्या करता है, ग्रोथ करता है। मतलब इसके अंदर आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं जो पादप की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, चाहिए होते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर जीव द्रव्यों को डालते हैं, कोशिका को डालते हैं, ऊतक को डालते हैं और इसके अंदर इसको क्या करवाते हैं, संवर्धित करवाते हैं। संवर्धित होने के बाद में इसमें कुछ समय बाद इसमें पादपों को क्या, पादपक या इसे हम कहते हैं प्लांटलेट्स, इनका क्या होता है, निर्माण होता है। छोटे छोटे, मतलब जैसे मान लीजिए कोशिका या ऊतक को आपने क्या करवाया, संवर्धित करवाया, इसके अंदर
संवर्धित होने के पश्चात इसमें कुछ समय पश्चात किसका निर्माण होता है, जड़ों का निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। तो ये छोटा सा अपना क्या बन जाता है, एक प्लांटलेट्स बन जाता है। प्लांटलेट्स बनने के बाद में इसको हम पहले अनुकूलित करते हैं, अभी डायरेक्ट खेतों में स्थानांतरित नहीं करके पहले इसको नर्सरी में रखा जाता है, ठीक है भाई। तो नर्सरी में रखने के बाद में इसको क्या किया जाता है, जो वायुमंडल होता है या जो जलवायु होती है बाहर की, उसके अंदर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो इसकी जो क्रिया है संपूर्ण सूक्ष्म प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, जीव द्रव्य को कोशिकाओं को पृथक किस प्रकार से किया जाता है, तो ये सारी क्रिया, संवर्धन माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी क्रिया हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब अपना इसके अंदर बात करते हैं बहुभ्रूणता की। नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर बहुभ्रूणता। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता या इसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के अंदर क्या होता है, एक बीजांड या बीज अथवा निषेचित अंड से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण या बनने की जो क्रिया होता है वो क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। मतलब पीछे हमने बात किया है कि भाई जो एक बीज होता है उसके अंदर कितना भ्रूण पाया जाता है, एक ही भ्रूण पाया जाता है। परंतु किसी कारणवश एक बीज के अंदर या एक बीजांड के अंदर क्या होता है, एक से अधिक अगर भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। और बहुभ्रूणता की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी भाई, बहुभ्रूणता की खोज की थी 1719 के अंदर। इन्होंने खोजी थी ये संतरों के बीजों के अंदर, मतलब जो संतरे थे उनके बीजों के अंदर बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सन 1719 में की थी। अब जो बहुभ्रूणता होती है वो अनावर्त बीजी, मतलब जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर आप देखोगे तो जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो बहुभ्रूणता है वो सामान्य रूप से आप देख सकते हो, मतलब अधिकतर पादपों के अंदर बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। परंतु जो अपने आवर्त बीजी या जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कुछ एक पादपों के अंदर क्या होती है, बहुभ्रूणता देखने को मिलती है, जैसे नींबू, जामुन, तंबाकू, प्याज, क्रोटिलेरिया आदि। इनके अंदर क्या होती है, बहुभ्रूणता आपको देखने को मिल जाती है। और बहुभ्रूणता के अंदर होता क्या है, मान लीजिए एक बीज या एक बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन भी गए तो बनने के पश्चात जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे भ्रूण आगे चलकर विकसित होकर क्या बनाएंगे, नया पादप बनाएंगे। कुछ भ्रूण उनके अंदर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक ही भ्रूण के द्वारा कई बार क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। परंतु जो वेंडा जो पादप होता है इसके अंदर एक से अधिक भ्रूण क्या होते हैं, परिपक्व होकर क्या करते हैं, नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अपना भ्रूण है, ये बीज है मान लीजिए अपना, इस बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण अगर पाए जा रहे हैं तो इसके अंदर जाहिर सी बात है एक से अधिक मूल निकलेगी। इस प्रकार से आपको पादप ग्रोथ, मतलब नीचे आपको एक से अधिक मूल ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी, ऊपर दो प्रोह दिखाई देंगे अगर जितने भ्रूण इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो वेंडा के अंदर क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। परंतु कई पादपों के अंदर भ्रूण क्या हो जाते हैं, कई बार नष्ट भी हो जाते हैं। तो इससे हम कहते हैं बहुभ्रूणता। अब देखते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार की भी, बहुभ्रूणता पादप के अंदर उत्पन्न किस प्रकार से होती है। तो बहुभ्रूणता 4 प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। पहला हम देखते हैं विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता के अंदर हम इसका बढ़िया उदाहरण लेते हैं यूलोफिया। यूलोफिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो भ्रूण होता है उसका निर्माण, मतलब बहुभ्रूणता का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए अपना भ्रूण कोश है, एम्ब्रियोसिक, इसके अंदर ये अपनी युग्मनज कोशिका है, युग्मनज। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, विदलन द्वारा, मतलब युग्मनज के अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक विदलन होते हैं और विदलन होने के कारण इसके अंदर बहुत सारे क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। वो बहुत सारे भ्रूण विदलन भी इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं कि भाई युग्मनज विभाजन के द्वारा, अब मान लीजिए युग्मनज क्या करता है, बहुत सारे विभाजन कर लेता है। इसके अंदर युग्मनज के अंदर बहुत सारे विभाजन होंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोशिकाओं का पिंड बन जाएगा। इस प्रकार से युग्मनज के अंदर अनेक विभाजनों के द्वारा एक क्या बन जाता है, पिंड बन जाता है। और इस पिंड के द्वारा क्या होते हैं, एक से अधिक भ्रूण का क्या होता है, एक से
अधिक भ्रूण का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये अपना युग्मनज था, पहले युग्मनज ने विभाजन कर लिया और करने के पश्चात आपको इसके अंदर 2 भ्रूण दिखाई देंगे, तो वो इस प्रकार से दिखाई देंगे, ये 2 पिंड बन जाते हैं अलग अलग, और दोनों ही पिंड क्या करते हैं, ये वाला अलग भ्रूण का निर्माण करेगा और ये वाला अलग भ्रूण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, विदलन के द्वारा बहुभ्रूणता क्या होती है, युद्ध उत्पन्न होती है। पीछे हमने देखा भी एक भ्रूण बनता है तो उसके अंदर क्या करता है, युग्मनज के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, फिर ये क्या करता है, 2 कोशिकीय अवस्थाओं में बंटता है, 2 कोशिकीय अवस्थाओं में बंटने के बाद में जो ऊपर की कोशिका होती है उसके अंदर विभाजन होता है। परंतु इसके अंदर यहाँ पर पहले क्या होता है, युग्मनज के अंदर विभाजन होकर युग्मनज अनेक छोटी छोटी क्या बढ़ जाता है, पिंडों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक पिंड आगे चलकर एक नए भ्रूण का क्या करता है, निर्माण करता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर प्राक भ्रूण के अंदर क्या होती है, कई बार कलिकाएं भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए अपना युग्मनज है, यह अपना प्राक भ्रूण है, इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है, छोटी छोटी क्या होती है, कलिका उत्पन्न होती है, और प्रत्येक कलिका के द्वारा एक भ्रूण का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। विभाजन के द्वारा, विदलन के द्वारा क्या होती है, कलिकाएं उत्पन्न होती है, और प्रत्येक कलिका क्या करती है, आगे चलकर एक नए भ्रूण का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से भी एक से अधिक भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। अब मान लीजिए कई बार भ्रूण क्या होता है, तंतुमय होता है, कई बार भ्रूण ही क्या होता है, तंतुमय होता है, और तंतुमय होने के कारण इसके अंदर अनेक शाखाएं क्या हो जाती है, इस प्रकार से विकसित हो जाती है। अनेक शाखा विकसित होने के कारण प्रत्येक शाखा एक नए भ्रूण का इसके अंदर क्या करती है, निर्माण करती है। तो यह था अपना विदलन के द्वारा बहुभ्रूणता। नेक्स्ट हम देखते हैं अंड कोशिका के अतिरिक्त अगर कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है साथ में, तो इसके द्वारा भी क्या होता है, बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये अपनी अंड कोशिका है, अंड कोशिका में निषेचन होने के बाद में क्या बन गया, युग्मनज। यहाँ पर मान लीजिए हमने निषेचन करवा दिया, निषेचन के पश्चात क्या बनता है, भी भ्रूण बनता है युग्मनज के द्वारा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर निषेचन के द्वारा ये अंड कोशिका तो क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है, परंतु अंड के अतिरिक्त, मतलब यहाँ पर अंड के अतिरिक्त अन्य कोई कोशिका क्या करे, भ्रूण का निर्माण कर लिया। जैसे मान लीजिए प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, इन प्रतिमुखी कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका किसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो देखिए एक भ्रूण तो कैसे बना, निषेचन के द्वारा, और एक कैसे बना, मतलब अंड कोशिका के अतिरिक्त, मतलब भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका के द्वारा। तो कितने भ्रूण बन गए, 2 भ्रूण, तो क्या उत्पन्न हो गई, बहुभ्रूणता। तो निषेचित अंड कोशिका के अलावा अगर अन्य कोई कोशिका भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण का निर्माण कर रही है, तो इससे भी क्या होती है, बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए निषेचित अंड कोशिका के द्वारा जो भ्रूण बनता है वो बनता है एरिस्टोलोकिया ब्रेकिएटा के अंदर, एरिस्टोलोकिया ब्रेकिएटा के अंदर जो क्या बनता है, निषेचन के द्वारा भ्रूण बनता है। निषेचन के द्वारा जो भ्रूण बनता है उसे का उदाहरण हम लेते हैं एरिस्टोलोकिया ब्रेटिलेकिया के अंदर। और अनिषेचित जो भ्रूण बनते हैं वो बनते हैं अर्जिमोना मैक्सिकाना। ठीक है भाई, तो इनके अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। अंड कोशिका के अतिरिक्त अगर किसी अन्य कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट अपना देखते हैं, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाए। अब मान लीजिए अपना तो ये तो क्या था, एक ही भ्रूण कोश था जिसके अंदर एक से अधिक भ्रूण बन रहे थे। अब मान लीजिए अगर बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोश विकसित हो जाए, जैसे मान लीजिए एक भ्रूण कोश ये है, एक भ्रूण कोश ये है, तो ये दोनों जो भ्रूण कोश है दोनों के अंदर क्या होगी, सेम कंडीशन होगी, वही इस प्रकार से अपने 2 भ्रूण कोश बन गए, मतलब एम्ब्रियो सेक बन गए। और प्रत्येक एम्ब्रियो सेक के अंदर जो अंड कोशिका है वो निषेचन के द्वारा क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है। ये भी भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है और ये भी भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है निषेचन के द्वारा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाए, एम्ब्रियो सेक बन जाए और प्रत्येक भ्रूण कोश में एक भ्रूण बन जाए। तो ये था अपना तीसरा प्रकार, मतलब एक ही बीजांड के अंदर एक से अधिक क्या बन जाए, भ्रूण कोश बन जाए। इसके उदाहरण है कैजुराइना। कैजुराइना के अंदर क्या होता है, पहले अंड कोशिका निषेचित होती है दोनों भ्रूण कोश में, फिर आगे चलकर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता के कारण, मतलब बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता के कारण। अब बीजाणुद्भिद कोशिकाएं कौन सी हो गई भाई, बीजांड काय या अथवा अध्यावरण, मतलब
जो कोशिका 2n है वो कैसी है, बीजाणुविद कोशिका है। तो बीजांड का या अध्यावरण अगर किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले, मतलब भ्रूण कोश के अंदर तो भ्रूण बनता है, जैसे मान लीजिए अपना ये क्या है, बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के अंदर तो क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। परंतु अध्यावरण की कोई कोशिका या मान लीजिए इसके अंदर जो बीजांड काय है वो अगर परिवर्धित होकर कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण कर ले तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, बीजांड काय की बीजाणुविद कोशिकाओं की सक्रियताओं के कारण, या कि कह दीजिए भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी कोशिका के द्वारा अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो इससे भी बहुभ्रूणता पादप के अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती है, और एक से अधिक भ्रूणों का इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये थे अपने बहुभ्रूणता के प्रकार। ठीक है भाई, विदलन बहुभ्रूणता, युग्मनज विदलन करता है जिससे अनेक भ्रूण बनते हैं। अंड कोशिका के अतिरिक्त, मतलब अंड कोशिका भी भ्रूण बना रही है और अंड कोशिका के अलावा भी कोई कोशिका क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है। एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश, मतलब 2 भ्रूण कोश बन गए और दोनों में ही क्या बन रहे हैं, भ्रूण बन रहे हैं, तो इससे भी बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। बीजांड की बीजाणुविद कोशिका या मान लीजिए बीजांड का या अध्यावरण की कोशिका भी क्या बना ले, साथ में भ्रूण बना ले, तो इससे भी बहुभ्रूणता क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता के बारे में। बहुभ्रूणता महत्व क्या होता है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता। तो बहुभ्रूणता की सार्थकता के अंदर या बहुभ्रूणता के महत्व जो होते हैं, इससे क्या होता है कि भाई पहला पॉइंट देखते हैं कि बीजांड काय से उत्पन्न जो अपस्थानिक भ्रूण है वो क्या होता है, मात्र पादप के समान होता है। पीछे हमने बहुभ्रूणता के अंदर देखा कि बहुभ्रूणता का जो चौथा प्रकार था उसके अंदर मान लीजिए अंड कोशिका के अंदर तो भ्रूण बन रहा है, मतलब यहाँ पर तो क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है निषेचन के द्वारा, परंतु इसके साथ साथ बीजांड काय या अध्यावरण की कोई एक कोशिका किसका निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो ये जो भ्रूण बनता है इसके अंदर क्या होता है, मात्र पादप के समान ही क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, और जो उत्पन्न होने वाला पादप होगा उसके अंदर भी क्या होंगे, जनक के समान लक्षण होंगे। तो इसका एक जो उपयोग है वो ये भी होता है कि बीजांड का ऐसे जो उत्पन्न अपस्थानिक भ्रूण है वो मात्र पादप के समान होता है, जिससे जो जनक के जो लक्षण है वो ऐसे के ऐसे संतति में क्या होते हैं, आसानी से संचारित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीजांड काय से उत्पन्न अपस्थानिक भ्रूण से जो उत्पन्न पादप होता है वो ओज से भरपूर होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि बीजांड काय से जो पादप बनता है उसके अंदर क्या होते हैं, पैतृक के जो, जैसे हमने पीछे बात की थी संकर पादप, संकर पादप मतलब उसके अंदर क्या है, बहुत अधिक मतलब बढ़िया जो गुण है वो क्या है इसके अंदर विद्यमान है, तो वैसे के वैसे गुण ही वो क्या होते हैं, पीढ़ी अगली पीढ़ी के अंदर संचारित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बीजांड काय से उत्पन्न भ्रूण क्या होते हैं, रोग रहित होते हैं। मतलब अगर आप बीजांड काय से उत्पन्न भ्रूण के द्वारा पादप विकसित कर रहे हो तो उस पादप के अंदर संक्रमण होने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे हम देखते हैं नींबू का जो पादप है इसके अंदर बीजांड काय से जो भ्रूण बनते हैं उसके द्वारा पादप क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, और वो पादप क्या होते हैं, विषाणु से मतलब संक्रमित नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगुणित भ्रूण का कोशिका विभाजन क्षेत्र में क्या होता है, उपयोग होता है। वो किस प्रकार से होता है कि भाई इन जो अगुणित भ्रूणों को कोल्चिसिन रसायन द्वारा क्या करते हैं, उपचारित कर समयुग्म की वंशावली क्या करते हैं, विकसित करते हैं। मतलब आपने देखा कि भाई यहाँ पर मान लीजिए भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका के अतिरिक्त कोई अन्य अगुणित कोशिका, मतलब अंड कोशिका के अंदर तो क्या हो गया, निषेचन, जिससे द्विगुणित युग्मनज बना, और वो युग्मनज आगे चलकर क्या बना रहा है, भ्रूण, फिर पादप का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। परंतु मान लीजिए कोई एक प्रतिमुखी कोशिका जो कैसी है, अगुणित है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, भ्रूण के अंदर, तो जो भ्रूण बनता है वो कैसा बनता है, अपना अगुणित बनेगा। और अगुणित बनने के कारण मतलब इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, एक ही जनक के होंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, समयुग्म की वंशावली को भी क्या करते हैं, पादपों की विकसित करते हैं। तो ये थे अपने बहुभ्रूणता की सार्थकता। तो नेक्स्ट अपना एक टॉपिक आता है, चौथी जो विधि थी अपनी वो थी कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में आप प्रथम अध्याय के अंदर आपको जब पहला लेसन पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो आज ये अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने देखा पादपों के जनन की विशिष्ट विधियां। पहली विधि हमने देखी थी असंजनन, दूसरी बात की थी अनिषेक बीजता,
अनिषेक बीजता। तीसरी विधि थी अपनी सूक्ष्म प्रवर्धन। चौथी विधि है अपनी कायिक प्रवर्धन। असंजनन के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ लिया है। अनिषेक बीजता के बारे में पढ़ लिया है। सूक्ष्म प्रवर्धन हम आगे और विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है। कायिक प्रवर्धन आपने फर्स्ट चैप्टर में अंदर पढ़ लिया है। और अपना एक इसके अंदर टॉपिक था बहुगुणता। अभी पादपों के अंदर जो बीजांड होता है, जो बीज होता है, उसके अंदर एक से अधिक बीज किस प्रकार से भ्रूण किस प्रकार से बनते हैं वो भी हमने पढ़ा। बहुगुणता के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो आज जो आपका जो चैप्टर है चौथा, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आपकी जो एक इकाई है, मतलब यूनिट जो फर्स्ट है, वो भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है भाई। आपकी यूनिट फर्स्ट भी यहाँ पर क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं। इनके आप नोट्स तैयार कर लीजिए और आपको पीडीएफ के द्वारा इनके नोट्स भेज भी गए हैं। आज आपको इस चौथे लेसन का भी पीडीएफ क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो इसकी जो चौथी यूनिट है वो कितने नंबर की थी आपकी, 4 नंबर की थी। और इसके अंदर चौथी यूनिट के अंदर चारों लेसन में से पहला, दूसरा, चारों लेसन के अंदर से आपको 4 नंबर के क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हम मान लीजिए किसी भी लेसन में से 1+3 इस प्रकार से आपको जो प्रथम यूनिट थी आपकी क्या थी, 4 नंबर की थी। ये हमने पढ़ चुके हैं इसके अंदर। और पेपर के अंदर आपको पूछे जाएंगे, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इन चारों लेसन में से आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। और एक पूछा जाएगा आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन, वो भी आपको इन चारों लेसन में से एक जगह से पूछ सकते हैं, एक 3 नंबर का लेसन। तो आपकी जो प्रथम यूनिट है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की नेक्स्ट वीडियो में।